खुल गया ना? बताइए कौन सा डीपी में जाना है? 14 14। सही। आपकी आवाज़ इतनी स्लो क्यों आ रही है? मुझे पता नहीं चल रहा। अभी अभी क्लियर आ रही है हाँ, सर। अब ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। सर 14 फर्स्ट क्वेश्चन सर। या फर्स्ट ये ओके। तो फर्स्ट करा है कि लेट x1 x2 xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉइसन लैम्डा। लैम्डा पॉजिटिव, लैम्डा अननोन है। और पैरामीट्रिक फंक्शन जी लैम्डा इज सेट टू बी एस्टिमेबल। अच्छा, एस्टिमेबिलिटी का डेफिनेशन दे दिया। तो जी लैम्डा को बोलेंगे एस्टिमेबल है अगर एक ऐसा टी मिल जाए जिसमें ई ऑफ टी लैम्डा जी लैम्डा, मतलब ये एक अनबायस एस्टिमेटर ढूंढ लो आप। सोचो फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो मतलब अनबायस एस्टिमेटर अगर आप ढूंढ लोगे तो काम हो जाएगा। यस सर, वही उसी में दिक्कत आ रही है सर। जैसे ऑप्शन फर्स्ट तो हो गया था कि हमें अनबायस ढूंढना है ना, तो वो तो हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन अनबायस नहीं होगा उसका कैसे कैसे पता चलेगा? क्योंकि या तो मतलब ऐसे चेक करना सर थोड़ा मुश्किल है ना, कि इतने इनफाइनाइट एस्टिमेटर्स में से कोई एक को चेक करना वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ हाँ, डिफिकल्ट तो है क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा? अगर आप यू एम बी की तरह देखना चाहो तो अनबायस एस्टिमेटर कैसे में, जैसे मान लो ई की पावर -2 लैम्डा तो आसानी से पता चल जाता है ना। हाँ यस सर, वो तो हो उस गया पे था। तो x1 प्लस x2 करके वैसा आ जाएगा। तो उससे तो आ जाएगा। और आई थिंक बी सी डी है ना, ये तीनों मुश्किल है एस्टिमेट करना। क्योंकि जो पॉइसन में कैसे आपका वो बनेगा, प्रोबेबिलिटीज आएगी। हाँ, मतलब ऐसे तो बड़ा मुश्किल काम है, सही कह रहे हैं आप, कि हम ये डिसाइड कर पाए कि एस्टिमेबल है। इसको अगर हम देखें तो मैंने कैसे चेक करेंगे ना, यही है। इसमें जो है कि जैसे रूट लैम्डा है, तो रूट लैम्डा का एक्सपेंशन ऑप्शन तभी दिक्कत है। तो मतलब ये तो मुझे लग रहा है इसके साथ लॉजिक ये होगा कि जैसे लैम्बडा है सिंपली, तो लैम्बडा तो आ जाता है मीन, है ना। जैसे मान लीजिए ई ऑफ एक्स है, लैम्बडा है। इसमें ई की पावर -2 लैम्बडा है। एम एक्स टी। एक कैसे ढूंढा आपने? कौन सा एस्टिमेटर है जिसका एक्सपेक्टेशन ये होगा? मतलब टी क्या लेंगे आप यहाँ पे? सर फर्स्ट में हाँ फर्स्ट में लिया था सर। जैसे एमजीएफ फाइंड करते हैं ना सर इसमें। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वैसे ई रेस टू टी एक्स की बजाय हमने -1 रेस टू एक्स ले लिया था। क्योंकि इसमें एक हाँ। आइडेंटिटी होती है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेस टू ई, मतलब ए कुछ भी हम ले लेते हैं तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग ये पावर में चला जाता है फिर। ठीक है, तो वो तो आपको मिल गया। हाँ सर। तो ऐसे ही जैसे ये रूट लैम्डा है, ये सर प्रॉब्लम इधर है कि ये मतलब नहीं प्रूव करना है हमें कि ये अनबायस्ड नहीं मिलेगा। नहीं है। हाँ,
अगर प्रूव करना होता कि ये अनबायस्ड है तो इजी हो जाता, अभी इतने रिजेक्ट करें हम। जैसे अगर अनबैस्ड मिलता है तो यूएम वी मिलने के भी चांस पक्का है ना। तो अगर आप यस। यूएम वी बना लो इसका, यूएम वी से पहले का तो हम वही राव ब्लैकवेल वाले से बन सकता है ना, बन जाता है कि 1 0 करके ले लेंगे तब भी हो जाता है ना। जैसे आप जो कह रहे थे, आपने कहा तो ऐसा बताया ना, मैं पहले ऑप्शन के बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो जैसे आपने कहा एक्सपेक्टेशन ऑफ -1 की पावर x ले लेंगे, तो इससे भी ठीक है, आ गया होगा है ना कि x है पॉइसन लैम्बडा। ये DPP 14 का पहला क्वेश्चन है। ओके, तो इससे ये समेशन आ जाएगा -1 की पावर x और PMF ऐसा कुछ। तो उससे थोड़ा मॉडिफाई करके हो जाएगा जो भी चाहिए, जैसे e की पावर माइनस लैम्बडा बाहर है और ये माइनस लैम्बडा की पावर x/x फैक्टोरियल, तो ये सर क्या है। डायरेक्ट डायरेक्ट एमजीएफ से भी कर सकते हैं, हाँ मैं समझ उसमें गया जो बस आप कह रहे हैं। ई रेज टू टी को रिप्लेस कर देंगे -1 से। तो यहाँ से आ गया e की पावर -2 लैम्बडा, एक ही तरीका। और समझ जो आप कह रहे हैं कि mgf ऑफ x एट t, तो एक्सपेक्टेशन e की पावर। हाँ, क्योंकि इधर हमने वो सारी कैलकुलेशन की हुई है ना सर एमजीएफ हाँ में, वो दोबारा करने की जरूरत हाँ समझ गए। तो ये mxt जो है, अब t को रख दो -2, तो हो गया एक्सपेक्टेशन e की पावर, ये ऐसा कह रहे हैं नहीं, तो ये तो -2 आ गया। तो mgf आप जानते नहीं। हैं। ई रेज टू टी की जगह -1। हाँ जैसे यहाँ जो है, अच्छा इसका वो जानते हैं ना, e की पावर हम समझ गए, ये ना, ये वाला। तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम इसको ऑलरेडी हम जानते हैं, एक्सपेक्टेशन e की पावर t इसकी पावर x है। अच्छा आपने ऐसा, हाँ वो कई तरीके सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ e की पावर t कॉमन है, तो उसके हिसाब से हम ऐसा कर लें कि एक्सपेक्टेशन e की पावर t को आपने कहा -1 ले लेंगे, लेकिन क्वेश्चन है e की पावर t कभी -1 हो सकता है। डू यू थिंक ये कभी -1 हो पाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इज इट। अब ऐसा क्या टी लेंगे कि ये कभी -1 हो ही नहीं पाएगा, है ना, यहाँ से। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है, नॉन नेगेटिव रहता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, इवन पॉजिटिव मैं कह सकता हूँ, हाँ ये रहता है। तो चेक कर लीजिए, तो एक तो ये नहीं कर सकते, है ना। नो सर, वो एक फॉर्मूला है, मतलब डायरेक्ट उसमें ई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेज टू ए, वो डायरेक्ट मतलब इसी में ट्रांसफर करता है वो। ओके मैं ई समझ गया। रेज टू टी को पुट करने की जरूरत भी है नहीं वहाँ ओके पे। मैं समझ गया, ठीक है, आपने किस तरीके से आ गया ना, ठीक है ओके एनीवे। अब हम सोच रहे हैं हमारा अगला टारगेट है, मान लीजिए रूट लैम्बडा। तो हम एक ऐसा टी ढूंढे कि मुझे रूट लैम्बडा मिल जाए, कि हम कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि एक यस ऐसा सर। टी मुझे मिल जाए कि रूट लैम्बडा हो जाए। अब रूट लैम्बडा बनाने के लिए तो पूरा मैथमेटिकली दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। वैसे सर ये एस्टिमेबल है नहीं ये आंसर में। हाँ हाँ, मतलब वो ये जो तीनों ऑप्शन एस्टिमेबल नहीं होगा। रूट लैम्बडा हो गया लग रहा है, 1/λ भी लग रहा है, और 1/√λ है ना एक, हाँ यस तीनों सर। एस्टिमेबल नहीं होगा। सो अब क्वेश्चन है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे आप। तो जैसे मान लीजिए अभी यहाँ से आप निकालेंगे, जनरली जो होता है कि x1 x2 xn है ना क्वेश्चन में, जैसे ड्राइव में है, तो इसको मैं बुला लेता हूँ, ठीक है ना। सो इसका जो है,
ठीक है, इसका एक करेक्ट रिजल्ट है आई थिंक, है ना। तो इस तरह से ये कहना ही चाहता है तो जितने फंक्शन होंगे ना, या तो वो लीनियर होंगे, मतलब से सॉरी डायरेक्टली लैम्डा में पॉलिनोमियल होंगे या एक्सपोनेंशियल होंगे, वही एस्टिमेबल उस टाइप का फंक्शन हो पाएगा। मतलब लैम्डा के नंबर या तो पॉलिनोमियल टाइप के हैं और या फिर एक्सपोनेंशियल टाइप के हैं, यही दो तरह के फंक्शन यहाँ पे, या उनके कॉम्बिनेशंस हैं, वही सब ये एस्टिमेबल हो पाएगा। ये सिर्फ पॉइजन के लिए है सर ये या सिर्फ फिर? नहीं, सिर्फ पॉइजन के लिए है ये। ओके कि ओके। मतलब जो पॉइजन में, और टी मान लीजिए समेशन एक्स आई है जो कि कंप्लीट सफिशिएंट भी होता है ना, तो टी का कोई फंक्शन आप ढूंढेंगे, समेशन एक्स आई का फंक्शन ढूंढेंगे, तो इसमें टाइम लग रहा है, तो क्योंकि ज़्यादा पेज है ना इसीलिए। रेडी नहीं है लग रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ आगे, ट्राई देख लेते हैं। कौन सा खुला है? वन से शुरू हो गया ना, अच्छा तो नो प्रॉब्लम। आई थिंक इसका ना वही मैं बता रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या है, चलो इसको देख लेते हैं। तो इसका जो आएगा, जो मैं ये खोल रखा है, तो इसमें ये रिजल्ट इस तरह सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी होगा, वही कह रहा हूँ, इसमें पॉइजन में आई थिंक ऐसा है ना, x1 x2 xn है, तो इसमें जो पीडीएफ है ना, मतलब जैसे है ना e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, तो जो भी फंक्शन एस्टिमेबल होगा, या आप ऐसा समझिए कि टी हमने ले लिया समेशन एक्स आई को, जो कि कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर भी है ना। तो अगर अनबायस्ड मिलेगा तो यू एम भी मिल जाएगा, है ना, क्योंकि एक भी अनबायस्ड एस्टिमेटर मिल गया तो फिर क्या करेंगे हम, उनमें से ढूंढेंगे जो स्मॉलेस्ट वेरिएंस वाला कौन सा है, तो यू एम भी मिल जाएगा। अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट कर दिए तो यू एम भी एग्जिस्ट करेगी और यूनिक होगी। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समेशन एक्स आई जो हो जाएगा पॉइसन इन लैम्बडा। अभी तो हम यू एम भी यू की तरफ कोशिश करते हैं। तो राव ब्लैकबेल थ्योरम ये, सॉरी लेमन सेफी थ्योरम ये कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी जो होगा, है ना, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी आपका है वो क्या होगा, अगर आपने ये दिखा दिया, आपका क्या चाहिए, आपको चाहिए था जी लैम्बडा ना, मान लीजिए या क्या है लैम्बडा की फंक्शन, कोई फंक्शन ले लो आप, तो ये सम फंक्शन ऑफ फाई ऑफ लैम्बडा कह देते हैं, जैसे वन बाई रूट जो भी है। तो यहाँ से क्या होगा, इसको जब आप खोलते हैं तो जी टी ई की पावर माइनस लैम्डा एन लैम्डा ना, एन लैम्डा की पावर कोई नंबर ले लीजिए, एक्स एक्स फैक्टोरियल या कुछ नया ले सकते हैं, आर अपॉन आर फैक्टोरियल, आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ये है फाई लैम्बडा। अब यहाँ से हम जीटी का फॉर्म जानना चाह रहे हैं, जीटी कैसा आएगा, क्या आप यहाँ से कुछ बता सकते हैं जीटी का फॉर्म कैसा होगा, इसके अकॉर्डिंग जी लैम्बडा के टर्म में निकालना चाह रहे हैं, तो समेशन तो आर पे है, तो है ना, तो मेनली जो भी होगा वो उधर जाएगा टर्म्स, तो एट द एंड इसको सॉल्व करके क्या होगा, क्योंकि रूट रूट जनरेट तो कर नहीं पाएगा, तो जीटी जो भी फंक्शन होगा कुछ वैसा ही होगा, मतलब लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसा होगा, ई की पावर समथिंग लैम्डा स्क्वायर, ये तो ऐसा होगा या उसका कॉम्बिनेशन होगा, जैसे ये वन बाई रूट रूट लैम्डा है या वन बाई लैम्डा, ये सब नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो मतलब डायरेक्ट या तो पॉलिनोमियल होंगे या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा या उसका प्रोडक्ट होगा, वैसा कुछ, यही तीन पॉसिबिलिटी है, तो उस तरह का ही फंक्शन होना पड़ेगा इसको, तभी जाके अनबायस्ड एस्टिमेटर मिल पाएगा। ओके सर। तो उससे ऐसा कुछ लॉजिक होगा। नेक्स्ट जो है, अच्छा ये ना तो हुआ नहीं इसमें,
बहुत ज़्यादा है कि लोड विचार नहीं कर पा रहा। ठीक है, ड्राइव से देखते हैं। सर और सेकंड क्वेश्चन में भी है सर उसमें। ठीक है, देखते हैं। तो ये जो है आपका इसी का सेकंड क्वेश्चन है, नहीं तो सेकंड जो कह रहा है कि x1 x2 xn be a random sample of size n from pdf। ठीक है, सर ओनली सी ऑप्शन में डाउट है। सी में डाउट है। वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन y, तो ये तो डायरेक्टली मुझसे नहीं आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज लेस देन वेरिएंस ऑफ x। ये वैसे भी एक फॉर्मूला होता है, तो ऐसे आप देख सकते हैं वेरिएंस ऑफ, अगर मैं पूछूं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए वेरिएंस ऑफ x निकालते हैं तो क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ x गिवन y, ऐसा होता है। अब आपको मैं इसको कंपेयर करने को बोलूँ, यहाँ क्या था पहले, पहले से है ना, इन दोनों में तो क्या लगता है, क्या रिलेशन है वेरिएंस x में, हाँ उससे भी हो जाएगा, वो जो आप कह रहे हैं कि आप लेमन राव ब्लैकवेल लगा के, मैं समझ गया, उससे भी आ जाएगा। तो x गिवन y है ना, तो ये जो वेरिएंस x है, वेरिएंस ऑफ e ऑफ x गिवन y है, ऐसे क्या रिलेशन होगा इन दोनों में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो वैसे क्या होता है, कौन ज़्यादा होगा, ये हो जाएगा ना। ठीक है जी, आपको समझ आ रहा है कि क्या कह रहा हूँ मैं। हाँ ये सर। जैसे वैसे ही 5 बराबर 2 प्लस 3 है, मैं ऐसा हाँ बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ समझ गया 5, सर, ये तो समझ गया। तो यही ये लगा देंगे, इससे भी आ जाएगा सीधा इसको सीधा। इसी पीडीएफ से करने की ट्राई कर रहा था सर मैं, तब ये हाँ नहीं तभी हुआ हो सर। जाएगा, जो सोहम बता रहे चैट में, देखिए अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन में, अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें जो है, उसमें है वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ कुछ y1 गिवन, अभी जस्ट मैं लिख देता हूँ समझने के लिए, t मान लीजिए ऐसा है, और यहाँ वेरिएंस ऑफ, या है ना, यहाँ t1 है और यहाँ t है मान लीजिए, और ये है t1। तो यहाँ दो एस्टिमेटर, आप बोलते हैं राव ब्लैकवेल क्या करता है, इंप्रूव्ड एस्टिमेटर बताता है ना, तो ये एक इम्प्रूव्ड एस्टिमेटर है राव ब्लैकवेल से। तो और ये बाद में UMBU, अगर जो T1 अनबायस्ड हुआ और T कंप्लीट सफिशिएंट हुआ, तो E ऑफ T1 गिवन T क्या हो जाएगा, UMBU ही, और UMBU का डेफिनेशन कहता है इसका वेरिएंस स्मॉलेस्ट होगा अमंग ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो T1 भी जो वहाँ होगा अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, तो ये कम ही होगा, तो ये एक लॉजिक यस सर, हो है ना। सकता तो है। ये राव ब्लैकवेल थ्योरम का स्टेटमेंट है ना। राव ब्लैकवेल थ्योरम क्या कहता है, हालांकि राव जो हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर के लिए कंप्लीटनेस चाहिए भी नहीं, सफिशिएंट होना काफ़ी है। तो टी जो है यहाँ पर दिख रहा है वो कंप्लीट सफिशिएंट हो या सिर्फ सफिशिएंट हो, T1 अनबायस्ड हो, तो उस केस में ये जो नया एस्टिमेट, मान लो इसको T2 बोल देता हूँ अभी के लिए, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 गिवन T, तो हालांकि ये T2 जो होगा ये सम फंक्शन ऑफ T ही आएगा, ठीक है। एंड अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि T1 जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर, मान लो थीटा का फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ निकालोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 भी थीटा ही आ जाएगा, यहाँ से अगर दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा दो तो T2 भी थीटा ही आ जाएगा, क्योंकि T1 का थीटा है। तो कहने मतलब ये हम बोल रहे हैं कि T1 T2 दोनों अनबायस्ड एस्टिमेटर है, और T अगर सफिशिएंट है तो राव ब्लैकवेल थ्योरम कहता है कि वेरिएंस ऑफ T2 जो होगा वो कम हो जाएगा वेरिएंस ऑफ T1, क्योंकि T2 एक इम्प्रूव्ड एस्टिमेटर है, या बोलिए तो T2 ज़्यादा इफिशिएंट एस्टिमेटर है उसके अकॉर्डिंग। और अगर आपने UMU ही कह दिया तो मोस्ट इफिशिएंट हो गया वो, तो मोस्ट एफिशिएंट का मतलब ये होगा कि अमंग ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर इसका वेरिएंस स्मॉलेस्ट रहेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका ओके सर। तो उससे राव ब्लैकवेल से हो जाएगा। राव ब्लैकवेल का थ्योरम आप स्टेटमेंट देख लेंगे ना। राव ब्लैकवेल का दो यस यूज है, सर। एक तो कंपेयर करने के लिए भी, एक UMU के लिए भी है ना, वो चीज़ है। तो ये उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ये समेशन लॉग हो गया, x1 अनबायस्ड है और लॉग समेशन xi वाला कंप्लीट सफिशिएंट होगा, तो ये उससे हो गया। ओके सर, इसी में 8th क्वेश्चन भी है एक। अभी 8 जो कह रहा है कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है साइज n का फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 थीटा, where theta is a known parameter, let us consider the following parametric function theta sin theta, then which of the following is UMBU of g theta। तो ये आई थिंक उससे आ जाएगा, इजी है यार, क्या बोलते हैं, लेमन सेफी से भी आ जाएगा ये। लेबनिज रूल। हाँ, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, उससे भी आ जाएगा निकल के।
समझ रहे हैं ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी, एक्सपेक्टेशन ऑफ मान लो कोई फंक्शन ले लेंगे फाई टी बराबर जी थीटा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे और सिंप्लीफाई होकर निकल के आ जाएगा। समझ रहे हैं, करके देखो आप। नहीं सर, समझ नहीं आया, अच्छा इसमें थोड़ा चलिए, ट्रिग्नोमेट्री हाँ का हाँ पता नहीं चलिए मैं कैसे क्या करता हूँ, होगा। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री कैसे आएगा। ओके ये भी देखना है, ट्रिग्नोमेट्री घुसा दिया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यू एम यू ऑफ जी थीटा, तो साइन थीटा है ना, कोई बात नहीं। देखिए तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन है ये 8th वाला DPP 14 का ही, तो x1 x2 xn जो है ये यूनिफॉर्म जीरो थीटा है, ठीक है, ऐसा है। एंड अभी यहाँ पे t जैसे अभी आपका nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लिया ना, सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, ठीक देखा, t जो आपका ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, मुझे उपाय करना पड़ेगा। तो टी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो आपसे पूछ रहा है कि थीटा साइन थीटा का यू एम यू वी क्या होगा, ठीक ना, थीटा साइन थीटा का यू एम यू वी क्या होगा। सो आप यहाँ इन्फॉर्म दे रहे ये कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक आएगा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक जैसे कि, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी बराबर थीटा साइन थीटा, तो इसको जब आप खोलेंगे तो क्या होगा, इसको हम ओपन करते हैं, तो इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा जी टी इंटू पी डी एफ ऑफ टी डी टी, और जो सैम्पल का सपोर्ट है वही nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पी डी एफ सी डी एफ तो आप जानते हैं ना। तो यहाँ से जैसे आप निकालेंगे सी डी एफ ऑफ, मैं अगर बोल देता हूँ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक यहाँ पे या टी, तो सी डी एफ ऑफ टी अगर आप निकाल रहे हैं, सी डी एफ ऑफ टी निकालते हैं, ये होता है इसका सी डी एफ की पावर n, तो इसका क्या आएगा x माइनस जीरो अपॉन थीटा माइनस जीरो, सो x अपॉन थीटा की पावर n, ये सी डी एफ है टी का। तो पी डी एफ अगर आप टी का निकालेंगे डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए। बीटा भी कर सकते हैं हाँ सर अच्छा इसमें, बीटा। हाँ उसने क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, एन आप सीधा सीधा एन एक्स एन वाई थीटा करके फिर जा सकते हैं बीटा में, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है जैसे भी आपको ठीक लगे। तो मतलब एक तरीका है कि हम निकाल पाएंगे ना, इंटू 1/थीटा हो जाएगा ऐसा। तो ये आपका फाइनली पी डी एफ एनी वे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थीटा साइन थीटा वो तो आप जानते ही हैं, और है ना बीटा बनाने के लिए एक्स आई अपॉन थीटा लेना पड़ेगा, तो उससे हो जाएगा। अब यहाँ से आप बताओ, अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करता हूँ दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, पहले आप पीडीएफ रखना चाहो तो रख लो इसका, 0 से थीटा जी टी, स्मॉल टी होगा जी टी, एंड पीडीएफ ऑफ टी कितना आया, टी के टर्म में देख रहे हैं हम, क्या मैंने एक्स में लिख दिया, तो ये टी में लिख देते हैं, तो आएगा एन अपॉन थीटा, चेक करना भाई दिस, अभी हम क्या कर रहे थे ना, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन किया हमने बस, ये एक्स वाई इसको टी लिख लीजिए, तो एन इसकी पावर एन माइनस वन फिर 1/थीटा, ये आ जाएगा। अब हम कह रहे हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कीजिए, क्या होगा, तो ये हो जाएगा, हम थीटा का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो जी थीटा एन बाई थीटा इंटू थीटा अपॉन थीटा की पावर एन माइनस वन, ये ना क्या होता है, हम बस जहाँ जहाँ टी है वहाँ थीटा रख देंगे, और थीटा का डेरिवेटिव ऑलरेडी वन है, जीरो पे तो जीरो ही हो जाएगा, छोड़ दो। यहाँ पे डिफरेंशिएशन कीजिए थीटा साइन थीटा का प्रोडक्ट रूल से, तो थीटा का डेरिवेटिव वन, साइन थीटा एज इट इज़, थीटा एट इज साइन का कॉस थीटा। अब यहाँ से लेफ्ट में क्या बचा ध्यान से देखिए, अब तो थीटा नहीं तो वन था, तो कट के वन हो गया, पूरा वन हो गया, तो बचा है एन जी थीटा अपॉन थीटा, ये बचा ना आपका, यस सर। तो बराबर साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो जी थीटा यहाँ से कितना आ गया 1/n, ऐसा इन सर कट, बट अंदर थीटा का फंक्शन है तो डायरेक्टली डेरिवेट नहीं कर पाएंगे ना, मतलब। और वो दरवा लगा देंगे दोबारा। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मैं उसको निकाल देता हूँ, तो हम इसको निकाल, ओ एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा यहाँ पे ना क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा करते हैं पहले सारे थीटा को एक साइड ले जाते हैं ना, तो ईजी रहेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, अभी आप क्या कीजिए, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दिए, इस थीटा को हमने इग्नोर कर दिया एक्चुअली, तो वो मिस्टेक हो जाएगा, तो उससे आंसर मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि थीटा पहले एक साइड सिंप्लीफाई कर लो, तो 0 से थीटा जी टी एन टी की पावर एन, यहाँ तक ठीक है, डी टी,
क्योंकि वेरिएबल तो टी में है, तो थीटा को तो हम बाहर कर सकते हैं, बाहर कर लीजिए। सॉरी, तो कितना आ जाएगा ये थीटा की पावर n, और ऑलरेडी एक है। कैलकुलेशन चेक करो, हम क्या कर रहे हैं, थीटा को राइट में भेज रहे हैं, क्योंकि हमें लेफ्ट से थीटा हटाना पड़ेगा, वरना दिक्कत क्या हो रहा है, जब हम थीटा के रेशो को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इस थीटा को हम इग्नोर कर रहे थे, तो वो गड़बड़ है। तो पहले हमने क्या किया, डिनोमीटर से थीटा की पावर n इधर भेज दिया, पहले थीटा साइन थीटा, अब डिफरेंशिएट वही कीजिए जो कर रहे थे, जी थीटा n थीटा की पावर n-1, ठीक है। थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो वो वहाँ मिस्टेक हो रहा था। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, तो n+1 इंटू थीटा की पावर n, एक तो ये हो गया साइन थीटा एज इट इज प्लस, अब थीटा की पावर n+1 एज इट इज साइन थीटा का कॉस थीटा, यहाँ तक ठीक है। तो अब आप ट्राई कीजिए जी थीटा निकालने का। तो पहले तो क्या करेगा, थीटा की पावर n जो n-1 है ये वाला, इसको कैंसिल करेगा तो एक थीटा बचेगा, और इसको कैंसिल करेगा तो थीटा स्क्वायर बचेगा ना, यहाँ कैंसिल कर सिर्फ थीटा बचेगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, 1/n तो इधर आ ही जाएगा, n+1 इंटू थीटा साइन थीटा, चेक करना वही कैलकुलेशन फिर से, थीटा स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ तक ठीक है। अभी अब देखिए, तो जी ऑफ टी आपको लग रहा है क्या होगा, 1/n, n+1 इंटू टी साइन टी प्लस टी स्क्वायर इंटू कॉस टी। एक बार आप देखो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ऐसा कुछ बन जाएगा। देखिए शुरू से देख लेते हैं। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमने CDF लिखा पहले, फिर डिफरेंशिएटिव PDF लिखा, फिर यहाँ से एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लगाया, तो ये लगा दिया एज इट इज़, फिर यहाँ पे पुट किया हमने, तो यहाँ थीटा को बाहर निकाला पहले हमने, थीटा की पावर n बाहर आएगा, तो n यहाँ एज इट इज़ था, थीटा n इधर आया, n प्लस था, डिफरेंशिएट किया थीटा के रेस्पेक्ट में, और 0 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास ठीक है, ये होना चाहिए, ऑप्शन है देखिए, और सिंप्लीफाई करना चाहे और कर लीजिए उस तरह से, क्योंकि टी यहाँ क्या है, टी तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, सो टी तो कॉमन भी निकाल सकते थे हम लोग, तो n+1 साइन टी प्लस टी कॉस टी, ऐसा कुछ है, देखिए कुछ ऐसा है तो इससे ना आपका आ जाएगा, तो हो जाता है, तो क्लास में डिस्कस होते रहते हैं, फिर भी प्रैक्टिस में अचानक आता है ना, मुझे लग रहा है ये बी ऑप्शन बनेगा, जो हमने लिखा ना, तो डिवाइड कर देंगे तो बी बन जाएगा, ठीक है जी, बी बन जाएगा। यस सर। ये ISS में एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, It's 12 o'clock. ये है, और इवन अब तो इन एग्जाम में पा रहे हैं, तो और बताइए नेक्स्ट क्लास में करें। सर 15 में एक 6th क्वेश्चन। ओके 15 DPP में, इसमें 6th क्वेश्चन ये वाला, ओके। तो ये जो आपका कह रहा है कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है साइज n का, बर्नौली P से, P07 में है, अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू रैंडम सैंपल साइज 5 का दे रखा है, मतलब x1 x2 x3 x4 x5 1 1 1 है, तो कौन सा ट्रू है। तो सर इसमें डाउट ये है कि जैसे ऑब्जर्व वैल्यू है ये, तो MLE कंप्लीटली फाइंड करके ये पुट करे, या फिर मतलब स्टार्टिंग में कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन में अलग अलग आंसर आ रहा है, फिर नहीं ऐसा नहीं, आप पहले फाइंड कीजिए फिर बाद में पुट कीजिए। लास्ट में पुट करे। हाँ observe। हाँ तो ये ठीक है, अदरवाइज तो फिर ये डिफाइन ही नहीं हो रहा। क्योंकि पहले हम स्टैटिस्टिक निकाल लेंगे, बाद में फिर पुट करेंगे एंड में, ये ओके सर, यही डाउट था बस इसमें। ठीक है, तो अच्छा है, ठीक है, तब आगे कल करते हैं, तो अच्छा ये सब सारा कर लेंगे तो अच्छा बेस हो जाएगा ये सब क्वेश्चन जी। सर मुझे क्लास को लेके थोड़ा डाउट है। पूछिए पूछिए। सर मेरा डाउट है, मतलब जैसे मैंने रिकॉर्डेड बैच ली हुई है, जी जी जी, तो उसमें मतलब बहुत सारे बैच का ऑप्शन आ रहा है, जैसे एकलव्य 1.0 और 2 एकलव्य 3 2.0।
सर मुझे किसे फॉलो करना है, और जब मैं उसको क्लिक भी की तो उसमें भी ढेर सारा ऑप्शन दे रहा है। हाँ, पहले तो आपको बस सिलेबस पता होगा, आपको जैम की तैयारी करें ना आप, तो आपके पास सिलेबस है ऑलरेडी, है ना। तो सिलेबस प्रिंट करा के अपने पास रख लो पहले तो, ठीक है। और सिलेबस को बार बार रोज़ एक बार देखो, ताकि आपको पता होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब उस फोल्डर में जैसे बहुत सारे कंटेंट है, 4000 5000 वीडियोज़ है, तो उसमें लॉस होने कोई नीड नहीं है। वीडियो इतना ही देखो जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज आप सिर्फ वीडियो देखते रहोगे, साल ऐसे ही निकल जाएगा और कोई आपको वो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, पूरा पैसे वसूल करने होते हैं उनको, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक बैच लोगों सारा मिल जाएगा, कुछ का होता नहीं सर, सारा आप दो मुझे। तो उनके लिए ऐड किया हुआ है हर बैच का, जितने हम कोर्सेज चलाते हैं उसमें सबका ऐड कर दिया है, क्योंकि उनको होता है कि सर आपने कहा था ऐसा, तो मैंने, तो आप क्या करो, डोंट लॉस है ना, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम निकलेगा, एग्जाम में प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होगा तब, और प्रॉब्लम सॉल्व तब होगा जब घर पे प्रॉब्लम सॉल्व होगा आपसे। तो जस्ट वीडियो का इतना ही यूज़ है कि यू जस्ट यूज़ इट टू कंप्लीट सिलेबस। सिलेबस का प्रिंट करो और वीडियो उतना ही देखो जिससे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए वहाँ बहुत सारे बैच है, जैसे एकलव्या 1 भी है, एकलव्या 2 है, एकलव्या 3 है, इस तरह 3 बैच होगा पिछले साल का। तीनों में सेम कंटेंट है। एकलव्या 1 में सबसे ज़्यादा कंटेंट होगा क्योंकि ये पहले स्टार्ट होता है, तो आराम आराम से पढ़ाते हैं। एकलव्या 2 2 महीने बाद स्टार्ट होता है, तो थोड़ा फास्ट होता है। एकलव्या 3 एंड में स्टार्ट होता है, जुलाई अगस्त जुलाई के अराउंड, तो बहुत फास्ट होता है। ये डिफरेंस है, कंटेंट सब में वही कवर हुआ है, बस फास्ट का मतलब ये क्वेश्चंस कम कराते हैं। तो आप एकलव्या 1 फॉलो करो, एक ही कोई बैच फॉलो करो, जस्ट इससे समहाउ यू कंप्लीट योर सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल, यू कैन मेक योर ओन नोट्स, तो उससे आपका सिलेबस रेडी हो गया। आफ्टर सिलेबस वीडियो देखने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। सो ओनली यूज ऑफ वीडियोज टू कंप्लीट सिलेबस। एक बार कंप्लीट कर नोट्स बना लिया, देन आप यू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, साथ में कुछ किए पहले से, नहीं तो बाद में यू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यू मे स्टार्ट विद जीपीपीज या प्रॉब्लम सीट ईजी है उससे, या पीवाईक्यूज से। पीवाईक्यूज में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है, जैम वाले करो, गेट वाले करो, नेट वाले चाहो तो कर सकते हो, आईएसएस है, आईएसआई, इन सब के ड्राइव में पीवाईक्यू ऑलरेडी है। सो यू कैन स्टार्ट विद सॉल्विंग दिस पीवाईक्यूज पहले, उसके बाद डीपीपीज भी हैं, वो सॉल्व कर सकते हो पीवाईक्यू, कुछ नहीं तो मॉक टेस्ट भी है, वो भी सॉल्व कर सकते हो। जब आप ये सब सॉल्व करो, यू विल रियलाइज कि जो वीडियो आपने देखा वो सफिशिएंट नहीं है ना। वीडियो बस एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब जो वीडियोज हम कंटेंट कवर करते हैं वो जैसे एक फंडामेंटल है, जो आपका एक बैकग्राउंड बना दिया, मतलब है ना, एक बेस बना दिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल बोलो आपको 10th फ्लोर पे चढ़ना है, तो जो वीडियोस है वो बस आपको ग्राउंड फ्लोर तक ला रहा है। मतलब आप समझो बेसमेंट में थे, आपको कुछ नहीं आता था, तो आप अंधेरे में थे, तो वीडियो ने आपको फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचा दिया। अब आपको 10वें फ्लोर तक पहुंचना है, तो वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग लेके जाएगा। तो एग्जाम में अच्छे रैंक तब आएंगे जब 10th फ्लोर तक पहुंचोगे। तो वीडियो जो है वो जस्ट 1 फ्लोर तक के लिए है, उसके बाद एज मेनी क्वेश्चंस एज यू सॉल्व वो आपको आगे ले जाएगा। समझा कहना क्या चाह रहा हूँ? So you follow any one batch, ओके। complete syllabus as soon as possible, then leave that app, then you solve questions. Drive में बहुत सारे questions हैं, उसको आप solve करो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, अभी के लिए थैंक यू।